जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है, बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। और आप लोग के लिए एक सूचना भी है, प्रत्येक दिन हम आप लोगों को बताते हैं कि कक्षपाल का जो है वैकेंसी आ चुका है। रोज़ दिन बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि जो छात्र छात्राएँ बाद में क्लास देख रहे हैं, उनको भी पता चल जाए कि ये वैकेंसी आ चुका है। और कक्षपाल का वैकेंसी जो है 9 जनवरी से भराना भी शुरू हो गया है। और ये कब तक भरा जाएगा? तो ये 8 फरवरी तक भरा जाएगा। यानी कि लगभग 1 महीने का समय आप लोगों को दिया गया है। तो जो भी छात्र और छात्राएँ योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, जाके ज़रूर से ज़रूर भरिएगा, क्योंकि आपका जो कक्षपाल है और झारखंड उत्पाद सिपाही है, दोनों का सिलेबस जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही पढ़ाई में दोनों का तैयारी हो जाएगा। ठीक है? और लगभग इसमें आपको बता दें, लगभग 1800 सीट है। और राज्य स्तरीय परीक्षा में जो है 1800 सीटें कम सीट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा है। जो भी होनहार स्टूडेंट है, जो कंटिन्यू पढ़ रहा है, तो इसको आसानी से निकाल सकता है। ठीक है? और आप लोग का तो बहुत सपना रहता है कि भाई सरकारी नौकरी करें। तो जो भी छात्र शिद्दत से आजकल पढ़ रहे हैं, यही शिद्दत को अगर बरकरार रखिएगा, सालों भर पढ़िएगा, तो 2026 के लास्ट तक, ठीक है, 2026 के लास्ट तक जो है आपके हाथ में जो है एक सरकारी नौकरी देखने को मिलेगा, जिसकी आप बहुत दिनों से कल्पना या स्वप्न देखते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर भरिएगा, ठीक है? और आप लोग के लिए जो है क्या है, भारत जीके का क्लास भी हम लेके आते हैं। भारत जीके मतलब होता है इंडिया लेवल का जीके। अब इसका क्लास जो है प्रत्येक दिन अति व्यस्तता के कारण नहीं ले पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी उपाय किए हैं कि हम जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो मेरे चैनल में जाइएगा तो एक ही जगह जो है आपको भारत जीके का क्लास मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, शिद्दत से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। 2026 जो है आप लोगों के लिए सुनहरा मौका ज़रूर देगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है झारखंड, दूसरा है कुकुर देश, तीसरा है पुंडरीक देश और चौथा है मुंड। तो इसका उत्तर देने से पहले बता दें कि ये क्वेश्चन आपका क्या है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है एक न एक क्वेश्चन झारखंड के नामकरण से अवश्य पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें कि झारखंड को जो है अनेक कालखंडों में अनेक नामों से पुकारा गया है, और अनेक ग्रंथों में भी इसका नाम अनेक नाम से दिया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुंडरीक देश। इसके अलावा आपको बता दें पशु भूमि भी कहा गया है, किसमें? तो महाभारत में ही झारखंड को पुंडरीक देश और पशु भूमि दोनों नाम से पुकारा गया है। अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड को झारखंड जो है अकबरनामा में कहा गया है, किसमें? तो अकबरनामा में कहा गया है। इतना याद रखना है। कुकुर देश किस में कहा गया है? कुकुर देश जो है आपका अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कहा गया है। और ये अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य ने, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं, ठीक है? और उन्हीं के द्वारा ये अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। और अर्थशास्त्र पुस्तक जो है आपका इकोनॉमिक्स पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये राजनीति पर आधारित है। इसी में झारखंड को कुकुर देश कहा गया है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अगर मुंड की बात कहा जाए तो मुंड झारखंड को किस में कहा गया है? तो विष्णु पुराण में जो है झारखंड को मुंड कहा गया है। इतना आपको याद रखना है। मुगल काल में झारखंड को क्या कहा गया है? तो मुगल काल में झारखंड को कुकुरा कहा गया है या खुखरा कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी मुश्किल नहीं है, जो भी छात्र अगर शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो 2026 में पक्का आपका नौकरी लगेगा। और झारखंड जीके के लिए जो है आप मेरे चैनल में 100% डिपेंड रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नागवंशी राजा ने सबसे पहले नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? पहला पालकोट, दूसरा है रातू, तीसरा है दोईसा, चौथा है नागफनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोईसा। दोईसा में क्या बनवाया गया है? आपका पंच मंजिला भवन, जिसको क्या कहते हैं? नवरत्नगढ़ का किला भी कहते हैं। अब ये जो दोईसा कहाँ है? तो दोईसा आपका गुमला जिला में। कहाँ है? गुमला जिला में। अगर आप प्रखंड की बात करेंगे तो किस प्रखंड के अंतर्गत आता है? सिसई प्रखंड के अंतर्गत आता है, और ये दोईसा नामक स्थान में है। इसीलिए इस किला को जो है दोईसागढ़ का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोईसागढ़ का किला भी कहते हैं। और इसका अवशेष जो है आज भी मौजूद है। लोग पर्यटक के रूप में वहाँ जाते हैं, देखते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। बढ़िया जगह है, मनोरम दृश्य है वहाँ का, आप भी जाके
देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये जो दोयसागढ़ का किला या नौरतनगढ़ का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? राजा दुर्जन साल। और ये दुर्जन साल जो हैं, ये भी आपका कौन है? तो नागवंशी राजा हैं। इतना आपको याद रखना है। अब दुर्जन साल को जो है जहांगीर के द्वारा जो है कैद करके रखा गया था। ठीक है, कहाँ पर रखा गया था? तो ग्वालियर के किला पर रखा गया था। अब हम जो है प्रत्येक दिन बताते हैं कि 11 साल तक कैद करके रखा गया था, लेकिन कल जो है 2-4 छात्र जो है मैसेज किए, सर 11 साल नहीं 12 साल। तो ठीक है, 12 साल ही मान लेते हैं, लेकिन 11 साल भी ठीक है, क्योंकि ये लगभग की बात हो रहा है। जैसे कहीं पर लिखल मिलता है कि 1616 से लेके 1627, अगर इसमें आप लोग काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 11 साल हो जाएगा। लेकिन कहीं पर आपको मिलेगा 1615 से लेके 1627 तक कैद करके रखा गया, तो उसके हिसाब यहाँ पर 12 साल हो जाएगा। लेकिन 11-12 में से एक ही ऑप्शन देगा, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं 12 ही साल लिख देते हैं, आप लोग के हिसाब से है। तो 12 साल तक जो है जहांगीर ने दुर्जन साल को कैद करके रखा था। बाद में वही दुर्जन साल के द्वारा जो है दोयसागढ़ का किला का निर्माण करवाया जाता है दोयसा नामक स्थान में। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग जब बात हो ही रहा है नागवंशियों की, तो बात करते हैं नागवंश राज की स्थापना कब हुई थी? 64 ईस्वी में हुई थी। अब 64 ईस्वी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रथम शताब्दी बोलते हैं। ये सब हमको बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? तो आपको बता दें कि बहुत जगह ये पूछ सकता है कि नागवंशी राज की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। तो आपको 64 ईस्वी याद रहेगा, तो आप कन्फ्यूजिया जाइएगा कि प्रथम शताब्दी होगा कि अर्ध शताब्दी होगा, क्या लिखें? तो इसीलिए हम बताते हैं ये प्रथम शताब्दी में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो फनी मुकुट राय के द्वारा। ठीक है, फनी मुकुट राय के द्वारा। इसीलिए फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? पहला है रामगढ़, दूसरा पदमा, तीसरा इचाक, चौथा हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। रामगढ़ राजा की मूल राजधानी रामगढ़ है। अब रामगढ़ राज की बात करेंगे तो रामगढ़ राज की स्थापना राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा। कब की गई थी? तो 1368 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, जिसमें मूल राजधानी क्या था? तो आपका रामगढ़ था। अब रामगढ़ जो है वर्तमान में क्या है? झारखंड का 24वां जिला है। और ये जिला बना है कब? तो 12 सितंबर 2007 को जो है झारखंड का जो है 24वां जिला बनता है। इतना आपको याद रखना है। और यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। कैसा है? तो झारखंड का सबसे छोटा जिला है। ठीक है। और रामगढ़ राज्य में ही आपका क्या, रामगढ़ जिला में ही आपका क्या है? तो रामगढ़ जिला में ही आपका क्या है? रजरप्पा मंदिर है। क्या है? रजरप्पा मंदिर है, या इसी को माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है रजरप्पा जलप्रपात भी है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में शामिल नहीं है? पहला अनगढ़ा, दूसरा है बोआरी जोर, तीसरा है भंडरिया, चौथा है लेस्लीगंज। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि पेशा कानून क्या होता है। तो पेशा कानून जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो है आदिवासियों को अपनी संस्कृति, अपनी धर्म को जो है बरकरार रहने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा या अतिरिक्त शक्ति प्रदान किया जाता है, या यूँ कहे कि उन्हें जो है ग्राम सभा को मजबूत करने की शक्ति दी जाती है। और ये कौन प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो है पेशा कानून के तहत जो है उन्हें जो अपनी संस्कृति की और अपने धर्म की रक्षा करने की शक्ति प्रदान की जाती है। वर्तमान में ये कल परसों ही पेशा एक्ट लागू हुआ है, तो इसके बारे में और आपको कभी डिटेल में बता देंगे। तो इससे आप लोग ये अनुमान लगाइएगा कि जो क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहीं पर पेशा कानून लगा होगा। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेस्लीगंज जो है आपका आदिवासी बहुल क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ जो है पेशा कानून लागू नहीं है। इतना आपको याद रखना है। अब लेस्लीगंज की बात करेंगे तो ये कहाँ है? तो आपका पलामू जिला में। कहाँ है आपका? पलामू जिला में। और पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी को। लेकिन ये लेस्लीगंज जो है आपका क्या है? ऐतिहासिक स्थल है। इसके बारे में आपको बता दें तो नीलांबर पीताम्बर किसकी? तो नीलांबर पीताम्बर जो भोक्ता बंधु थे। ठीक है, भोक्ता बंधु जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों का विरोध जो है किया था पलामू में। ठीक है, कौन? नीलांबर पीताम्बर। इनको जो है फांसी पर लटकाया गया था। कहाँ पर? लेस्लीगंज में। और कब की ये बात है?
तो ये बात है आपका 28 मार्च, ठीक है। 28 मार्च आपका 1859 की बात है। आम के पेड़ पर लटका कर ये दोनों बंधुओं को जो है लेस्लीगंज में ही फांसी दे दिया गया था। और ये बात हो रहा है 1857 की क्रांति की। इन्हें भोक्ता बंधु ही कहा जाता है और भोक्ता जो है आपका खरवार जनजाति की ही एक उपशाखा है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है। पहला है नगर सभा, दूसरा है जिला सभा, तीसरा है ग्राम सभा, चौथा है गृह सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा। ग्राम सभा आपका क्या है, तो ग्राम सभा जो है पंचायत से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ बताने के लिए तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। पहला है महतो, दूसरा है पढ़ा, तीसरा मुखिया, चौथा है मांझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मांझी कहा जाता है। संथाल जनजाति में जो गांव के प्रधान होता है या हेड होता है उसे मांझी कहते हैं। अब संथाल जनजाति के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो संथाल जनजाति जो है, ठीक है, संथाल जनजाति झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा संथाली है। क्या है, इनकी भाषा संथाली है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसकी, तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है 1941 में जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। इतना आपको याद रखना है। और ये जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा को जो है 2003 में, कब, 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस अनुसूची में यानी कि 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है, संथाली भाषा है। और ये संथाली भाषा जो है अपना झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही जो संथाल जो जनजाति है, इनके प्रमुख देवता का नाम क्या है, इनके प्रमुख देवता का नाम सिंहबोंगा है। क्या है, सिंहबोंगा। और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। ये आप सबों को याद रखना है। साथ ही संथाल जनजाति में जो शादी जो होता है, शादी को संथाली में क्या कहा जाता है, बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बापला कहा जाता है। और इस संथाल जनजाति में जो है एक बिटलाहा नाम करके एक सजा है। क्या है, बिटलाहा। बिटलाहा जो है संथाल समाज में एक सजा है और ये बहुत बड़ा सजा है। ये जो है इसमें होता क्या है कि गांव घर से जो है चूल्हा चौकी बंद कर दिया जाता है। और ये बिटलाहा सजा जो है सामान्यतः यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और संथाल जनजाति से संबंधित और एक बात आपको याद आ गया तो आपको बता ही देते हैं कि संथाल जनजाति की जो युवा गृह होता है, युवा गृह यानी कि प्रशिक्षण गृह, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको घोटुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना कम से कम जब भी संथाल जनजाति का बात याद आएगा तो उसके बारे में इतना जानिएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही खास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। पहला है चुटिया, दूसरा है सुतियांबे, तीसरा है दोईसा, चौथा है खुखुरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुतियांबे हो जाएगा। आपको बता दें कि नागवंशी राजाओं का जो है सबसे शुरुआती जो राजधानी है सुतियांबे ही है। बाद में इसको बहुत जगह बदला गया, चुटिया बदला गया, दोईसा बदला गया, खुखरा, रातू यहाँ पर चेंज किया गया। लेकिन प्रारंभिक के बारे में हमेशा पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, सुतियांबे जो है नागवंशी राजाओं का प्रारंभिक राजधानी है। अब नागवंश की स्थापना हुई थी कब, तो 64 ईस्वी में स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो फनी मुकुट राय के द्वारा। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। फनी मुकुट राय के द्वारा जो है 64 ईस्वी में नागवंश राज्य की स्थापना की गई थी, जिसको हम लोग क्या मान के चलते हैं कि प्रथम शताब्दी में जो है नागवंश की स्थापना हुई थी। अब इनके बारे में और एक तथ्य जो है छूट गया है, उसको अभी बता देते हैं। तो बता देते हैं कि नागवंशियों का जो राजकीय भाषा है, नागवंशियों का जो राजकीय भाषा है वो क्या है, आपका नागपुरी था। क्या था, नागपुरी। नागपुरी भाषा आप सभी जानते हैं, तो खाबे, मोहिनी खाबू, मोके बेस नहीं लागत है, मोके पढ़े थे, ये सब क्या है, आपका नागपुरी भाषा है। और यही नागपुरी भाषा जो है नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा हुआ करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि खरवार आंदोलन कब हुआ था। पहला 1831, दूसरा 1832, तीसरा है 1914 और चौथा है 1874। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1874।
ये जो खरवार आंदोलन हुआ था 1874 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? तो इनके नेतृत्वकर्ता का नाम भागीरथ मांझी था। क्या नाम था? भागीरथ मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन का नेतृत्व 1874 में किया गया था। अगर बाकी विकल्प की हम लोग चर्चा करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 1831-32 में क्या हुआ था? तो आपका कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपके बुधू भगत थे। कौन थे? बुधू भगत थे। और बुधू भगत के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको बता दें, अगर जिला पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका रांची जिला के रहने वाले थे। अगर प्रखंड पूछा जाए तो ये चान्हो प्रखंड के रहने वाले थे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके बारे में जो है जिला न प्रखंड कुछ नहीं पूछा जाता है। इनके बारे में पूछा जाता है कि ये किस गाँव के रहने वाले थे। तो इनके गाँव के नाम है सीला गाँव। ये सीला गाँव के रहने वाले थे। कौन? आपके बुधू भगत। और इनका जन्म कब हुआ था बुधू भगत का? तो बुधू भगत का जन्म 1792 ईस्वी में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। अगर दूसरे विकल्प की अगर हम लोग बात करें तो 1832-33 में क्या हुआ था? तो 1832-33 में जो है आपका भूमिज विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? भूमिज विद्रोह हुआ था। और भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह थे। कौन थे? गंगा नारायण सिंह जो है भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। इसीलिए भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे तीसरा विकल्प की तो 1914 में क्या हुआ था? तो 1914 में जो है आपका टाना भगत आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? टाना भगत आंदोलन हुआ था। और टाना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपके थे जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत के द्वारा जो है टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है चांद भैरव और तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आपको बता दें कि ये जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता 4 भाई सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाई हैं, सगे भाई हैं। और इनकी 2 बहन फूलो झानो के द्वारा किया गया था। फूलो झानो यानी आप कह सकते हैं कि 6 भाई बहनों के द्वारा सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो झानो के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब इतने लोगों के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानते हैं। तो ये संथाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1855-56 में। कब हुआ था? 1855-56 में। इसको जो है हूल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अब हूल आंदोलन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि संथाल जो विद्रोही थे ये विद्रोह के समय जो है हुल हुल का आवाज़ लगाते थे। और हुल का मतलब जो है संथाल जनजाति में क्रांति भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। चूँकि संथाल विद्रोह का जो है शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 30 जून। कब हुआ था? तो 30 जून 1855 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसीलिए जो है प्रत्येक साल 30 जून को, ठीक है, प्रत्येक साल 30 जून को जो है झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हूल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है सरकारी अवकाश की व्यवस्था भी रहती है। साथ ही आपको बता दें कि 30 जून 1855 को तो शुरुआत हुआ था, लेकिन कहाँ से हुआ था? तो ये जो आंदोलन है आपका भोगनाडीह से शुरुआत हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो कम से कम इतना जो है आपको संथाल विद्रोह के बारे में जानना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 212, दूसरा है 264, तीसरा है 270 और चौथा है 310। तो यहाँ पर हम जो भी पढ़ाते हैं या जो भी आंकड़ा बताते हैं वो आपका क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार है। और आपके एग्ज़ाम में जो है जो भी आंकड़ा पूछा जाएगा आपका 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में प्रखंडों की संख्या ऑप्शन नंबर बी 264 है। और 264वां प्रखंड कौन बना है? आखिरी प्रखंड बना है आपका सरयू प्रखंड। और सरयू प्रखंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सरजू के नाम से जानते हैं। और ये जो है आपका लातेहार जिला में, कहाँ है? आपका लातेहार जिला में है, ये आपको याद रखना है। और ये सरयू जो प्रखंड है ये आपका गारू प्रखंड से अलग करके बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। इतना आपको याद रखना है। जब प्रखंड का बात आ गया तो एक एक चीज़ विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि झारखंड में जो है झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। ये क्या है? झारखंड की कुल जनसंख्या। अब हम लोग जानेंगे कि झारखंड में गाँवों की संख्या कितनी है। तो गाँवों की संख्या आपको बता दें तो झारखंड में गाँवों की संख्या 32,620 है। अब हम लोग जानेंगे कि झारखंड में जो है प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 264 है। अब जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या हो जाएगी आपकी 24 है।
अब हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में जो है अनुमंडलों की संख्या कितनी है, कितनी अनुमंडल की। अब अनुमंडल की बात करेंगे तो झारखंड में जो है अनुमंडलों की संख्या 45 है। अब हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में जो है प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो प्रमंडल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये सब आपको जो है याद करके रखना है। आपको जो है झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम में कुछ इस तरह के ही इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जो है गड़बड़ाना नहीं है या इसको हल्के में लेना नहीं है। आप जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम जो है 10वीं लेवल का है, तो इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इजी में ही थोड़ा सा आपको जो है घुमा के पूछेगा। तो आप लोग जो है इजी क्वेश्चन को जो है बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, हार्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है। पहला है 23%, दूसरा है आपका 30% और तीसरा है आपका 35%, चौथा है आपका 40%। तो इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि झारखंड में जो है झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल की बात आए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर ये क्या है, ये आपका झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल है। इसमें जो है आपको बता दें कि 38 लाख हेक्टेयर, कितना, 38 लाख हेक्टेयर जो है क्या है, कृषि योग्य भूमि है। अगर इसी में हम लोग बात करेंगे, प्रतिशत की बात करेंगे, तो लगभग जो है 23% भूमि जो है आपका क्या है, झारखंड में कृषि योग्य है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, कृषि का ही बात हो रहा था, आपको बता दें कि झारखंड का जो है कृषि जो है मानसून पर आधारित होती है। किस पर, तो मानसून पर आधारित होती है। यहाँ पर जो है सिंचाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ के किसानों को जो है मानसून बेहतर हुई तो कृषि अच्छा होता है और मानसून खराब हुई तो कृषि भी खराब हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पहला है संगीत, दूसरा है खेलकूद, तीसरा है चित्रकार, चौथा है अभिनय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार। ये जो है आपका क्या है, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं कौन, आपके ललित मोहन राय। और ये किस प्रकार की चित्रकारी करते हैं, तो ये जो है आपका जादव पटिया, ठीक है, जादव पटिया और आपका ढोकरा कला से संबंधित जो है चित्रकारी करते हैं। जादव पटिया चित्रकारी क्या होता है, देखिए संथाल जनजाति में जो है चित्रकार को ही जादव कहा जाता है, क्योंकि यह चित्रकारी जो है कागज़ या कपड़े के पट पर किया जाता है, इसलिए चित्रकारी को क्या कहते हैं, जादव पटिया कहा जाता है। और जादव पटिया जो चित्रकारी है उसको करने वाले जो महान शख्सियत कौन है, आपके ललित मोहन राय हैं। इतना आपको याद रखना है। अब ढोकरा कला में होता क्या है, ढोकरा कला उसको हम लोग कह सकते हैं कि गाँव घर में जो मलार जनजाति है ना, जो लोग क्या है कि बर्तन उर्तन बनाता है, पैला बनाता है, आपका बहुत सारा जो चीज़ जो बनाता है ढाल के, धातु को जो है ढाल करके खिलौना उलौना बनाता है, उसी को ढोकरा कला कहा जाता है। शॉर्ट में आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं। तो इन दोनों कला में आपके निपुण कौन है, तो आपके ललित मोहन राय। और यानी कि ये जो है विशेष रूप से आपका क्या है, एक चित्रकार हैं। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मलेर किससे संबंधित है। पहला शौर्या पहाड़िया, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है उरांव, चौथा है भूमिज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शौर्या पहाड़िया। शौर्या पहाड़िया को ही मलेर कहा जाता है, ठीक है, यानी कि मलेर शब्द का प्रयोग शौर्या पहाड़िया के लिए किया जाता है। और शौर्या पहाड़िया क्या है, यह एक आदिम जनजाति है। आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है, और इस 32 जनजाति में ही 8 क्या है, आदिम जनजाति है, अलग से नहीं, उसी में से 8 को आदिम जनजाति माना जाता है। और इस 8 आदिम जनजाति में से ही एक आपका शौर्या पहाड़िया है। और ये जो शौर्या पहाड़िया है, ये जो है आपका माल्टो भाषा बोलती है। कौन सी, तो माल्टो भाषा बोलती है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब शौर्या पहाड़िया की बात करेंगे तो ये जो है राजमहल के पहाड़ियों में जो है, राजमहल के पहाड़ियों में जो है इनका निवास स्थल सबसे अधिक पाया जाता है। अब राजमहल का क्षेत्र जो है आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका जो है साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है, तो साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और झारखंड का एकमात्र जिला है आपका साहेबगंज, जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही इस राजमहल के क्षेत्र में जो है आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए सर्व प्रमुख होता है या बेहतरीन होता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, बाकी विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बिरहोर की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, झारखंड की आदिम जनजाति है। बिरहोर में जो है आपको पूछा जाता है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। क्या होता है, तो बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है
जंगल का आदमी। इतना आपको याद रखना है। और ये जो बिरहोर जनजाति हैं, इनका सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है? तो आपका हजारीबाग जिला में। हजारीबाग जिला में जो है इनकी संख्या सबसे अधिक है। और इनका जो निवास स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको टंडा के नाम से जाना जाता है। और बिरहोर जनजाति के बीच जो है आपका क्या है? कोहबर चित्रकारी प्रचलित है। कौन सी? तो कोहबर चित्रकारी प्रचलित है, ये आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए उरांव जनजाति की, तो उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा कुड़ुक है। इसीलिए जो है ये लोग स्वयं को जो है कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक भाषा को जो है लिखने के लिए जो है आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए चौथा विकल्प की बात करेंगे हम लोग भूमिज की। तो भूमिज को जो है धनबाद में क्या कहते हैं? भूमिज को ही धनबाद में क्या कहा जाता है? तो सरदार के नाम से जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। भूमिज से आपको ये याद आ रहा होगा कि भूमिज आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। और भूमिज आंदोलन कब हुआ था? तो 1832-33 में हुआ था। इस तरह से जो है चीज़ों को आप लोग को जो है लिंक करके पढ़ना है ताकि आप लोगों को जो है अधिक से अधिक चीज़ें याद हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मरंग गोड्डा नीलकंठ हुआ पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है महुआ मांझी, तीसरा है रनेंद्र, चौथा है निरंजन महतो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक का नाम मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ है। महुआ मांझी कौन है? तो ये बहुत अच्छी राइटर है, साथ ही ये क्या है? एक नेत्री भी है। ये जो है जेएमएम की, ठीक है, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है आपकी क्या है? राज्यसभा की सदस्य भी है। कौन? आपकी महुआ मांझी एक अच्छी राइटर होने के साथ साथ एक अच्छी नेता भी हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो बात करेंगे रामदयाल मुंडा। तो रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा पुस्तक का नाम क्या है? एक तो हो जाएगा आपका आदि धर्म। आदि धर्म इनकी प्रमुख रचना है। उसके अलावा जे नाची से बाँची, ठीक है, जे नाची से बाँची इन्हीं की ही प्रमुख रचना है। किसकी? रामदयाल मुंडा की। अगर रनीन्द्र की बात करेंगे तो रनीन्द्र भी एक महान राइटर हैं झारखंड के। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? गायब होता हुआ देश। ठीक है, गायब होता हुआ देश इनका किताब का नाम है, जो काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध है। इसके अलावा ग्लोबल गांव के देवता, इनका और एक किताब का नाम है, क्या नाम है? ग्लोबल गांव का देवता। ग्लोबल गांव का देवता। और ये दोनों ही पुस्तक जो है आपका क्या है? विस्थापित आदिवासियों के जीवन पर आधारित है। यानी कि आदिवासियों की जो संस्कृति समाप्त हो रही है या उनका जीवन जो आज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहा है, विस्थापित होते जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में ये दोनों किताब बेस्ट है। कौन? ग्लोबल गांव का देवता। और आपका एक क्या बताएं? तुरंत भूल जाते हैं। एक आपका बताए हैं, चलिए, ग्लोबल गांव का देवता और गायब होता हुआ देश, ये दोनों किताब रनेंद्र के द्वारा लिखा गया है। और दोनों ही आदिवासियों के जो है विस्थापन पर आधारित लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महुआ मांझी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? पहला है मुंडारी, दूसरा है कुड़ुक, तीसरा है नागपुरी, चौथा है संथाली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाली। हिंदी के बाद अगर सबसे अधिक झारखंड में बोली जाती है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका सही आंसर हो जाएगा आपका संथाली। और संथाली भाषा जो है आपका संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है 1941 ईस्वी में हुआ है। किनके द्वारा? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा हुआ है। इतना आपको याद रखना है। अब संथाली भाषा की जिक्र आया तो आपको बता दें कि 2003 में, ठीक है, 2003 में जो है संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से जो है मात्र 22 भाषा शामिल है, उनमें से एक आपका संथाली भाषा भी है। इतना याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मुंडारी की बात करेंगे तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो है मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। कुड़ुक भाषा की बात किया जाए तो कुड़ुक भाषा जो है आपका उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा? उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है।
नागपुरी की बात की जाए तो नागपुरी जो है लगभग जो है झारखंड के सभी लोग नागपुरी बोलते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए किताब के अनुसार तो सदानों के द्वारा जो है नागपुरी भाषा का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। अब ये सदान लोग कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं और आदिवासी नहीं हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग सदान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सही कथन की पहचान करें। पहला है आदिवासी साहित्य में गीतों, कथाओं, लोकोक्तियों आदि का बहुलता है। दूसरा है आदिवासी गीत प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित है। तीसरा है अधिकतर आदिवासी गीत मौसमी है। चौथा सभी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी की सभी बात बिल्कुल सही है। आदिवासी जो साहित्य होता है उसमें गीत है, कथा है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, ये सब भरल मिलेगा। साथ ही आदिवासी जो गीत होता है प्रकृति से प्रभावित होता है। जितना भी उनका गीत है, कल्चर है, संस्कृति है, सब में प्रकृति का झलक ज़रूर से ज़रूर दिखाई देता है। साथ ही इनका जो आदिवासी जो गीत होता है मौसमों पर आधारित होता है। ये सभी के सभी बात बिल्कुल के बिल्कुल सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? पहला है हाथी, दूसरा है छुआ, तीसरा है शेरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छुआ। छुआ एक्चुअली में क्या था? तो छुआ जो है बालक हिरन कह सकते हैं या शिशु हिरन कह सकते हैं। ठीक है, शिशु हिरन को ही क्या नाम दिया गया था? तो छुआ नाम दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा बताते हैं डिटेल में 34वें राष्ट्रीय खेल के बारे में। तो ये जो 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था ये अपना झारखंड में हुआ था। कहाँ? अपना झारखंड में हुआ था। और झारखंड के जो है 3 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। कितने शहरों में? 3 शहरों में। एक तो हो जाएगा आपका रांची और दूसरा हो जाएगा आपका जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। और तीसरा हो जाएगा आपका कहाँ? तो धनबाद। तो ये 3 शहरों में जो है झारखंड में आयोजन किया गया था। और ये कब हुआ था तो वो भी हम आपको बताते हैं, बस धैर्य रखें। ये हुआ था आपका 12 से जो है 26 फरवरी। ठीक है, 12 से 26 फरवरी 2011 में इसका आयोजन किया गया था। इतना आपको याद रखना है। अब इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो उस समय के जो तत्कालीन राज्यपाल थे झारखंड के, कौन? MOH फारूक। ये जो हैं उस समय के झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल थे और उन्हीं के द्वारा जो है ये 34वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया गया था रांची का जो है खेल गांव वाला मैदान में, स्टेडियम में। ठीक है, और इस खेल का परिणाम क्या होता है? तो हमारा जो झारखंड है 5वें स्थान पर रहा था। ठीक है, हमारा झारखंड 5वें स्थान पर रहा था, ये आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किनन स्टेडियम और मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा बोकारो, चौथा है गुमला और चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में है। ठीक है, किनन स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। स्टेडियम से भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। और स्टेडियम से संबंधित सेपरेट वीडियो हम बना के डाल दिए हैं, तो उसको भी अगर चाहिएगा तो पूरा आप लोग जाके देख सकते हैं। अब ये जमशेदपुर में है, तो जमशेदपुर की बात की जाए तो जमशेदपुर जो है कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत एक शहर है आपका जमशेदपुर। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये 1990 में बना है। अब जमशेदपुर के बारे में हम लोग व्यक्तिगत बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी। क्या कहा जाता है? तो झारखंड का जो है औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही इसे झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और जमशेदपुर का पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो जमशेदपुर का पुराना नाम हो जाएगा आपका साकची। ठीक है, यानी कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साकची है। और आपको बता दें कि यह जो आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा हो गया प्लस खरकई नदी के संगम में स्थित है। कौन? आपका जमशेदपुर शहर। और जमशेदपुर शहर में ही जो है 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है। किसके द्वारा? तो जमशेदजी नसरुआनजी टाटा के द्वारा, जिसके कारण जो है आज उन्हीं के नाम पर जो है जमशेदपुर शहर को जो है जमशेदपुर या टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसका पुराना नाम क्या है? साकची है। इतना आपको याद रखना है। और बाकी ज़िला की अगर थोड़ा सा हम लोग स्थापना की बात करते हैं तो बता दें कि ये जो रांची है झारखंड की राजधानी, ये 1899 में ज़िला बना है। गुमला की बात करेंगे तो ये 1983 में ज़िला बना है। और बोकारो जिसको स्टील सिटी कहते हैं, ये आपका 1991 में ज़िला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था?
पहला 1856, दूसरा है 1949, तीसरा है 1857, चौथा है 1859। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1949। संथाल परगना काश्तकारी कानून, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपीटी एक्ट, यानी कि संथाल परगना टेनेंसी कहते हैं। और यह जो है आपका भूमि से संबंधित कानून है। किससे? तो भूमि से संबंधित कानून है। और वर्तमान में झारखंड में जो 24 जिला है उनमें से 6 जिला में जो आपका क्या है, एसपीटी एक्ट लागू है। क्या है? एसपीटी एक्ट। और सीएनटी एक्ट जो है बाकी 18 जिला में, यानी कि टोटल 24 जिला में से जो है 18 जिला में आपका सीएनटी एक्ट लागू है और 6 जिला में एसपीटी एक्ट लागू है। और यह भूमि से संबंधित कानून है। और ये पारित हुआ था आपका एसपीटी एक्ट कब? तो 1949 ईस्वी को। इतना कम से कम आपको शॉर्ट में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मुंडा पंचायत के लोग जहाँ बैठकी करते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला है शासन, दूसरा है सिंगबोंगा, तीसरा है अखाड़ा, चौथा है होरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अखाड़ा। देखिए, मुंडा पंचायत की बात हो या बाकी जनजातियों की पंचायत की बात हो, सभी लोगों का जो है बैठकी सामान्यतः अखाड़ा में ही होता है। अखाड़ा में ही बैठकी होता है, अखाड़ा में ही नृत्य संगीत का आयोजन भी किया जाता है। यानी कि जो सामूहिकता वाला जो कार्यक्रम होता है, भीड़ वाला कार्यक्रम होता है, अधिकतर अखाड़ा में होता है। और अखाड़ा जो है सामान्यतः जो है गाँवों के बीच में होता है। इस तरह से आपके घर बने हुए हैं तो बीच में होते हैं अखाड़ा, ताकि जो है सबको अखाड़ा तक पहुँचना जो है सुलभ हो, आसानी हो, तो अखाड़ा होता है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5। तो आप सभी को ये तो मालूम हो गया कि झारखंड से जो है 14 लोकसभा सीटें हैं। कितनी? 14 लोकसभा सीटें। इसमें अगर बात किया जाए अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए बात किया जाए तो एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 5 सीटें आरक्षित हैं। और इन पाँचों सीटों का नाम जो है आप लोगों को एक बार फिर से हम आपको लिखा देते हैं। एक हो जाएगा आपका राजमहल, ठीक है, एक हो जाएगा आपका राजमहल सीट। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका दुमका। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका सिंहभूम क्षेत्र। कौन हो जाएगा? सिंहभूम क्षेत्र। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका खूंटी क्षेत्र। और पांचवा क्या हो जाएगा भाई? पांचवा भी बताते हैं, तो पांचवा आपका लोहरदगा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि झारखंड के जो है 5 सीट जो है लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षित है। और एक सीट की कहाँ के लिए आरक्षित है? तो एक सीट जो है आपका पलामू वाला जो है आपका एसी के लिए आरक्षित है। एसी बोले तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और बाकी जितना बच गया आपका 8 सीट बच गया, ये 8 सीट जो है आपका सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है। तो क्लियर हो गया कि झारखंड से 14 लोकसभा सीट हैं, जिसमें 5 जो है एसटी के लिए है। कौन कौन? तो बता दिए हैं, राजमहल, दुमका, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा। ये 5 सीट जो है एसटी के लिए और 1 सीट जो है आपका पलामू वाला एसी के लिए आरक्षित है। और 8 सीट आपका क्या है? सामान्य वर्ग के लिए है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहते हैं? पहला है पटसन, दूसरा है सनई, तीसरा है मेस्टा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसका सही आंसर हमेशा से ऑप्शन नंबर सी मेस्टा ही होता है। हम एक बार इसका उत्तर मार देते सनई, लेकिन सनई जो है जेएसएससी के अनुसार नहीं है, बल्कि जूट की भांति जो झारखंड राज्य में उत्पादित रेशा है उसको हम लोग मेस्टा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड राज्य के कौन से 2 जिले पूरी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? पहला है आपका पाकुड़, दुमका, दूसरा है देवघर, गोड्डा, तीसरा है गुमला, लोहरदगा, चौथा है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा की ये बात हो रहा है, ठीक है। तो झारखंड विधानसभा के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ की सभी के सभी सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए आरक्षित है। और वो दोनों जिला कौन कौन है? तो आपके गुमला और लोहरदगा। गुमला और लोहरदगा के सभी जो है विधानसभा क्षेत्र जो है आपका एसटी के लिए आरक्षित है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में जो है टोटल कितनी सीटें हैं? तो 81 सीटें हैं। 81 सीटें में जो है आपका 28 सीट जो है क्या है? 28 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। उसमें जो है गुमला और लोहरदगा के सभी विधानसभा क्षेत्र जो है आपका एसटी के लिए आरक्षित है। इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग गुमला और लोहरदगा की बात करेंगे, तो ये दोनों ही जिला जो है आपका 1983 ईस्वी में बना हुआ है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? पहला है वाणिज्य कर, दूसरा है निबंधन, तीसरा है खनन एवं वन, चौथा है परिवहन। तो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसका उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, खनन और वन। क्योंकि आप हमेशा सुनते आए होंगे कि झारखंड में जो है खनिज संपदा भर-भर के है, यहाँ पर खनन कार्य हो रहा है, उत्खनन कार्य हो रहा है, तो इसका उत्तर सी होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य कर से। बिज़नेस व्यापार के द्वारा जो टैक्स मिलता है, उसी से जो है झारखंड सरकार को जो है सबसे अधिक आय होता है, ठीक है? जितना भी यहाँ पर बिज़नेस व्यापार हो रहा है, उससे जो टैक्स मिलता है, कर मिलता है, उसी को हम लोग वाणिज्य कर कहते हैं, उसी से जो है झारखंड सरकार को सबसे ज़्यादा आय होता है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? यहाँ लरक्षित हो गया, ठीक है, आरक्षित कर दीजिएगा। पहला है 10, दूसरा है 9, तीसरा है 12, चौथा है 14। तो इसको जो है सही उत्तर क्या होगा पहले बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9। अब देखिए झारखंड में जो है वर्तमान समय में कितना सीटें हैं? 81 सीटें हैं। पहले और एक हुआ करता था, तब हो जाता था कितना? 82। और ये जो एक सीट होता था वो मनोनीत होता था, निर्वाचित नहीं होता था। निर्वाचित मतलब होता है कि जनता द्वारा जो है वोट से जो है चुनाव जीत के आना, वो क्या कहलाता है? निर्वाचित। लेकिन ये एक सीट जो है मनोनीत हुआ करता था, और ये मनोनीत कौन करता था? तो राज्यपाल के द्वारा। और किस समुदाय से किया जाता था? तो एंग्लो इंडियन से, ठीक है? एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते थे उन्हें यहाँ पर मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा। लेकिन उसको भी जो है आपका 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो हटा दिया गया है। और वर्तमान में कितना बच गया है? तो वर्तमान में जो है झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। इतना आपको याद रखना है। अब जिनको हटाया गया है एंग्लो इंडियन समुदाय से जो आते थे उनको हटा दिया गया है। तो आपको बता दें कि एंग्लो इंडियन समुदाय किसको कहते हैं? तो अंग्रेज़ लोग भारतीय नारी से विवाह कर लेते थे और भारत में ही रहते थे। तो उनके जो बाल बच्चे होते हैं उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। और उन्हीं के लिए जो है एक सीट जो है आपका विधानसभा में और 2 सीट जो है लोकसभा में आरक्षित रहता था मनोनीत के लिए। लेकिन उसको भी 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है, ठीक है? तो अभी जो है झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। इसमें जो है एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए 28 सीट आरक्षित है। और एससी के लिए कितना है? एससी के लिए 9। एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट है, और बाकी जितना बच गया उसको हम लोग जनरल यानी कि सामान्य वर्ग में रखते हैं, और वो कितना है? 44 है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट आरक्षित है। अब 9 सीट आरक्षित है, उसका नाम बता दें क्या? हाँ, बता ही देते हैं। क्या है कि ज़्यादा संख्या तो 9 नहीं है, तो बता ही देते हैं। 9 सीट कौन-कौन है जो एससी के लिए आरक्षित है? तो एक हो जाएगा आपका देवघर, दूसरा हो जाएगा आपका सिमरिया, तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका चतरा, और चौथा हो जाएगा आपका चंदन कियारी। ये 4 सीट हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए, और 5 सीट बताते हैं। 5वां हो जाएगा आपका जुगसलाई या जुगलसलाई, ठीक है? जुगसलाई। छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका कांके। 7वां क्या हो जाएगा? तो 7वां आपका हो जाएगा लातेहार। 8वां क्या हो जाएगा? तो आपको बताते हैं। 8वां हो जाएगा आपका छतरपुर। और 9वां कौन हो जाएगा? तो 9वां हो जाएगा आपका जमुआ। तो ये 9 सीटें जो है आपका एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है विधानसभा सीट में, विधानसभा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है हो, चौथा है भूमिज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति में। देखिए संथाल जनजाति के द्वारा जो है शादी को ही क्या कहा जाता है? शादी को ही बापला कहा जाता है। और ये जो किरिंग बापला है संथाल जनजाति में जो है शादी का सबसे सामान्य रूप है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? पहला है पाइका, दूसरा है घूमर, तीसरा है नटुआ, चौथा है छौ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये घूमर जो है आपका क्या है? झारखंड की लोक नृत्य नहीं है, बल्कि घूमर जो है आपका राजस्थान का, कहाँ का? तो राजस्थान का लोक नृत्य है। इतना आपको याद रखना है। कहाँ का है?
तो ये आपका राजस्थान का है। और राजस्थान को जो है हम लोग को थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो है आजकल क्या कर रहे हैं, तो भारत जी के भी पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब इसकी राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। क्या है, जयपुर। और जयपुर को ही क्या कहा जाता है, तो पिंक सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान में ही आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, क्या है, उसका नाम थार रेगिस्तान है। साथ ही आपको ये भी पूछता है कि भारत में जो है सोना कहाँ पाया जाता है, तो खेतड़ी में। और खेतड़ी भी कहाँ है, तो आपका राजस्थान में है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान में जो है एकमात्र एक ही नदी बहता है, और उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम लूनी नदी है। इतना कम से कम आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। और राजस्थान का ही लोक नृत्य क्या है, आपका घूमर है। और बाकी ये तीनों के तीनों जो है झारखंड का है। लेकिन तीनों के बारे में आपको फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। पाइका की बात करेंगे तो ये क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह जो है आपका ओजपूर्ण नृत्य, क्या है, ओजपूर्ण नृत्य है। अब इसको जो है जो नर्तक जो होता है पाइका नृत्य करने वाला, वो क्या करता है कि सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। कैसा, तो सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है, जिसके कारण पाइका नृत्य को जो है मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे नटुआ नृत्य को, तो नटुआ नृत्य भी क्या है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और ये भी आपका क्या है, ओजपूर्ण नृत्य है, और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य की बात करेंगे तो छऊ नृत्य जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय जो भी कहिए, ये क्या है, झारखंड का लोक नृत्य है। और इसका प्रदर्शन जो है यूरोपों में भी किया जा चुका है, जिसके कारण जो है ये इंटरनेशनल हो गया है। ये माने कि विश्व में प्रसिद्ध हो गया। कौन, अपना छऊ नृत्य। और छऊ नृत्य का उद्गम स्थल झारखंड में किस जिला को माना जाता है, तो सरायकेला। सरायकेला को जो है झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। और ये भी क्या है, आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। और ये भी आपका ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है, ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें भी जो नर्तक होता है क्या करता है, मुखौटा पहन के नृत्य करता है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। लेकिन पूरे भारत में जो है 3 प्रकार की छऊ माना जाता है। कौन कौन, तो उड़ीसा में मयूरभंज प्रकार की, ठीक है, उड़ीसा में मयूरभंज प्रकार की छऊ माना जाता है। और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया प्रकार की छऊ नृत्य माना जाता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मयूरभंज उड़ीसा में जो है मयूरभंज में छऊ नृत्य का उद्गम हुआ है। और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल है। और झारखंड में सरायकेला। इस प्रकार से देखते हैं तो छऊ नृत्य जो है 3 प्रकार के होता है। चलिए, इसका तो सही आंसर हो जाएगा घूमर, झारखंड का लोक नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है। पहला है मधुबनी, दूसरा है जादव पटिया, तीसरा है तंजौर, चौथा है कालाघाट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जादव पटिया जो है झारखंड की चित्रकला है। ये जो है संथाल जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, संथाल जनजाति में। ठीक है, संथाल जनजाति के लोग जो है चित्रकार को क्या कहते हैं, तो चित्रकार को ये लोग जादव कहते हैं। क्योंकि यह चित्रकारी जो है कागज़ या कपड़े के पट पर किया जाता है, इसलिए इस चित्रकारी को जादव पटिया भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, अगर बात किया जाए बाकी विकल्प की, तो मधुबनी जो है बिहार की चित्रकारी है। क्या है, बिहार की चित्रकला है। कहाँ की, बिहार। और बिहार में भी आपको बता दें कहाँ, तो मिथिला के क्षेत्र में ये चित्रकारी आपको देखने को मिलता है। कौन सा, मधुबनी, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इतना आपको याद रखना है। तंजौर की बात किया जाए तो ये जो है तमिलनाडु की, कहाँ की, तमिलनाडु की जो है ये चित्रकला है। कौन, तंजौर। कालीघाट की बात करेंगे तो कालीघाट जो है आपका पश्चिम बंगाल, कहाँ, तो पश्चिम बंगाल का चित्रकार है। ये चित्रकार कहते हैं, चित्रकला है। इतना आपको याद रखना है। जादव पटिया अपना झारखंड का, मधुबनी बिहार का, तंजौर तमिलनाडु का, और कालीघाट पश्चिम बंगाल का चित्रकला है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि धान की बुआई के समय कौन सा गीत गाया जाता है। पहला है डमकोच, दूसरा अंगने, तीसरा हैरो, चौथा है जदूर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैरो। धान की बुआई के समय जो है झारखंड में जो है हैरो गीत गाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड की जनजाति जो है क्या करते हैं कि जितने भी पर्व त्यौहार मनाते हैं सब प्रकृति से संबंधित होते हैं। और प्रत्येक कोई भी काम जो है उसके शुरुआत के समय में कुछ ना कुछ पर्व त्यौहार जरूर मनाते हैं। धान बुनने के समय, धान समाप्त होने के समय, नया अन्न खाने के समय, इस तरह से जो है पग पग पर या कदम कदम में पर्व मनाए जाते हैं आपके झारखंड में। अगर बात की जाए डोमकच, तो डोमकच जो है आपका शादी विवाह से संबंधित है। किससे है, शादी विवाह से संबंधित है।
और डोमकच सामान्यतः जो है आपको क्वेश्चन में क्या पूछता है, किससे संबंधित है, तो आप लोग कहिएगा शादी या विवाह से है। लेकिन इसमें होता क्या है, आपको बता दें कि सदानों में जो है होता क्या है कि शादी के दिन जो है बारात, लड़का घर से बारात के लिए सभी पुरुष वर्ग चले जाते हैं, बच जाती हैं सिर्फ और सिर्फ महिलाएं। अब महिलाओं को जो है घर की रखवाली करना होता है रात को, तो लोग क्या करती है कि पुरुष वस्त्र धारण कर लेती है और रात में जो है नृत्य संगीत का आयोजन करती है। मस्ती मजाक के लिए जो है गाना में जो है कुछ अश्लीलता भी ये लोग प्रयोग करती है, अश्लील शब्दों का भी प्रयोग करती है। तो यही आपका क्या है, डोमकच है। उसमें जो है पुरुष सदस्य का जो है शामिल होना वर्जित रहता है, पुरुष वहाँ पर शामिल नहीं हो सकता है। केवल महिलाएं जो है मस्ती मजाक, थोड़ा अश्लीलता भरा जो है नृत्य संगीत करती है, वही क्या है, डोमकच है। लेकिन आपको सिंपल भाषा में क्या याद रखना है कि डोमकच जो है शादी विवाह से संबंधित है। अगर अंगने की बात किया जाए तो यह जो है आंगन में नृत्य किया जाता है, यह आंगन में नृत्य किया जाता है, इसलिए अंगने भी इसको कहते हैं। और यह जो है महिला प्रधान नृत्य है। क्या है, महिला प्रधान नृत्य है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि सरहुल, जतरा, धुड़िया, अषाढ़ी, माठा किस जाति के मुख्य गीत हैं। पहला उरांव, दूसरा बिरहोर, तीसरा मुंडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति के ये मुख्य गीत हैं। सरहुल गीत, जतरा, धुड़िया, अषाढ़ी, माठा, ये सब कौन गाता है, उरांव जनजाति के द्वारा गाया जाता है। अब उरांव जनजाति का जिक्र आया है और चैनल का भी नाम उरांव से ट्यूटोरियल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा तो जानना जरूरी है। तो उरांव जनजाति की बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है ये झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति क्या है, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा कुड़ुक है और ये लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लिपि, तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब उरांव जनजाति के जो सर्व प्रमुख पर्व होता है वो कौन होता है, सरहुल होता है। लेकिन ये लोग सरहुल को जो है सरहुल नहीं कहता है, बल्कि क्या बोलता है, खद्दी के नाम से जानता है। और ये सरहुल या खद्दी जो है आपका चैत्र माह में होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को ये सरहुल मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी, साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ये वही साल है जो झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। इतना आपको याद रखना है। अब उरांव जनजाति में जो युवा गिरी होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूमकुड़िया। और धूमकुड़िया को आप क्या कर समझ सकते हैं कि यह एक प्रशिक्षण गिरी है। इसमें जो है जनजाति युवक और युवतियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है अपने धर्म, अपने संस्कृति से संबंधित साथ ही उनके जीवन में जो काम आने वाले चीज़ हैं उनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ, आपका धूमकुड़िया घर में। ठीक है। और धूमकुड़िया जो होता है लड़कों के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग। जो लड़का के लिए जो धूमकुड़िया गिरी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो खेड़पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो खेड़पा बोलते हैं। यानी कि लड़कों का ये धूमकुड़िया हो गया। और महिलाओं के लिए जो धूमकुड़िया होता है उसको पेल एड़पा या पेलो एड़पा कहते हैं। पेल एड़पा या पेलो एड़पा इसलिए क्योंकि लड़की लोग को जो है कुड़ुक में पेलो कहा जाता है, जिसको आप लोग पेल एड़पा भी कह सकते हैं, पेलो एड़पा भी कर सकते हैं। और ये जो धूमकुड़िया होता है इसमें प्रवेश कब मिलता है, तो आपको बता दें कि 10 से 11 साल जिसका भी हो गया है, ठीक है, 10 से 11 वर्ष की आयु में जो है लड़का या लड़की है उनको ये प्रवेश मिलता है। और किस दिन मिलता है, तो सरहुल के दिन यहाँ पर प्रवेश मिलता है। और कितने सालों में, तो प्रत्येक 3 साल में जो सरहुल का दिन आएगा और जिसका भी 10 से 11 साल हो चुका है वो यहाँ पर प्रवेश पा सकते हैं। कहाँ पर, धूमकुड़िया में। और उनकी सदस्यता कब तक बनी रहेगी, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है वे धूमकुड़िया के सदस्य रहते हैं। शादी होने के साथ ही उनका जो है ऑटोमेटिक जो है क्या है, सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि उरांव जनजाति के जो है प्रमुख देवता कौन है, तो प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। ठीक है, क्या नाम है, धर्मेश। और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो उरांव जनजाति के बारे में ये जो है महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखना ही पड़ेगा। और क्या बता दें उरांव जनजाति के बारे में, और भी कुछ है याद आ रहा है तो बताइए, मैसेज कीजिए, हम बता देते हैं। चलिए तो आज यहीं हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। यह था आज का आखिरी क्वेश्चन जो आप लोग के लिए काफ़ी शिद्दत और मेहनत से लाए थे। अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने छोटे भाई बहनों को सबको शेयर कीजिए। जिनके जिनके लिए क्लास उपयोगी है सबको शेयर कर दीजिए। और अपना प्रतिक्रिया स्वरूप जो है आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए। कल फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।